नमस्कार, मैं विजय पाल पीजीटी हिस्ट्री अपने नए वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th और 12th दोनों में कॉमन है ये, और इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस वीडियो में हमें जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है वो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, या वो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू किया गया। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। तीसरा जो पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करना है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकास कैसे होता है, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे ये आगे बढ़ता है, इसकी प्रगति क्या है। इसमें आगे हमें डिस्कस करना है कि लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। इसके अलावा आगे हमें इसी टॉपिक में हमें डिस्कस करना है कि इस आंदोलन की सीमाएं क्या हैं, यानी कि कमियां क्या रही इस आंदोलन में, और लास्ट में इस आंदोलन का महत्व क्या है। तो शुरू करते हैं हम इन इमेजेस के साथ। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड एक पिक्चर है जिसमें महात्मा गांधी और उनके समर्थकों को दिखाया गया है। एक और पिक्चर देखते हैं जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च जो शुरू की गई थी उसके बारे में इस पिक्चर में बताया गया है। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, या इसके कारक क्या हैं जिनकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। अगर हम कारणों की बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो है असहयोग आंदोलन का अचानक वापस लिया जाना। आप लोगों को ध्यान होगा कि 1922 में असहयोग आंदोलन, जब चौरी चौरा नामक जगह पर हिंसा होती है, एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, तो गांधी जी के द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन उस समय युवाओं में बहुत जोश था और अचानक आंदोलन वापस लेने की वजह से युवाओं में बड़ी हताशा या निराशा समा गई थी। उस निराशा को ख़त्म करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। दूसरा इसका कारण है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर 1926 से लेकर के और उसके बाद तक पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का असर रहता है, जिसकी वजह से उद्योग धंधे हैं वो सब गहरे संकट में आ जाते हैं। और इसके अलावा हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, व्यापार हो या उद्योगों की बात हो, सभी जगह आर्थिक मंदी आ जाती है और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो जाते हैं। और इसी बीच ब्रिटिश सरकार है लोगों पर किसी भी प्रकार का राहत नहीं करती है और उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों में आंदोलन शुरू करना जरूरी लग रहा था। तीसरा जो पॉइंट है साइमन कमीशन का गठन और उसका विरोध। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। चूँकि इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए भारत में जब ये कमीशन भारत में आता है तो हर जगह इसका विरोध होता है, मुंबई से लेकर के पंजाब तक, और पूरे देश में इसका विरोध होता है। जैसे जैसे ये कमीशन भारत के अलग अलग हिस्सों में जाता है, लोगों का इसके प्रति जो विरोध है बढ़ता जाता है। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। और इसने एक प्रकार से जो निराशा हताशा लोगों के बीच थी उसको दूर करने का प्रयास किया, और गांधी जी को एक मुद्दा मिल गया जिसके द्वारा वो सारे भारतीयों को एक साथ रख कर के ना अपना आंदोलन शुरू कर सकते थे। अगला है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे लंदन में 1930, 31 और 32 में 3 अलग अलग गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों को, विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाया गया ताकि ये डिसाइड किया जा सके, ये तय किया जा सके भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था आगे चलानी है। अगला जो मुख्य कारण है वो है पूर्ण स्वराज की मांग। हालांकि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो यहाँ वायसराय ने लोगों को एक ढीला ढाला सा आश्वासन दिया था, जिसमें निश्चित कुछ भी नहीं था कि डोमिनेंस स्टेटस का दर्जा भारतीयों को दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ स्पष्टीकरण नहीं था कि कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। इसलिए लोगों ने, या कांग्रेस के जो युवा वर्ग थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को उठाना शुरू कर दिया था। और इसको देखते हुए गांधी जी के लिए इस परिस्थिति में एक
ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जो इन सभी मांगों को आपस में लिंक कर दे। अगला पॉइंट है कि ये स्वतंत्रता का एक अमूर्त विचार है, मतलब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसको हम अमूर्त बोलते हैं, जो दिखाई देती है उसको मूर्त बोलते हैं। तो स्वतंत्रता का अमूर्त विचार है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर गांधी जी ने इस एक आंदोलन शुरू करने की बात रखी। और इसके लिए उन्होंने जो मुद्दा उठाया उनमें से नमक कर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके अलावा और भी 11 मांगें मानी गई जिसमें नमक पर लोगों को अधिकार देना, या क्योंकि नमक पर सरकार का एकाधिकार था, सरकार ही नमक बना सकती थी, लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए गांधी जी ने नमक को एक मुद्दा बना करके ना अपनी दूसरी मांगों को इसमें साथ रख करके ना ये आंदोलन शुरू किया गया। तो ये कुछ कारण हैं जिसके आधार पे हम देखते हैं कि ये नया आंदोलन एक शुरू किया गया है। अगर उसके उद्देश्य की बात करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसके कारणों से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जो आंदोलन है इसमें गांधी जी भारतीय में छाई हुई जो निराशा है, जो 1922 से लेकर के और 1928 तक फैली हुई थी साइमन कमीशन तक, उसको दूर करना चाह रहे थे। साथ में ही अंग्रेजी सरकार पे दबाव डालना चाह रहे थे ताकि वो पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको मान ले, क्योंकि कांग्रेस का युवा वर्ग है वो डोमिनेंट स्टेटस से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। इसलिए गांधी जी इन सभी कारणों को मिलाते हुए एक ऐसा आंदोलन चलाना चाह रहे थे जिसमें सभी मांगों को शामिल किया जा सके। आगे हम इस आंदोलन का आरंभ और इसका विकास देखते हैं। अगला जो पॉइंट है जिसमें हमें गांधी जी की मांगें रखी गई थी, लेकिन लॉर्ड इरविन जो उसमें वायसराय थे उनकी मांगों को नहीं माना गया। इसलिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से और डांडी तक जो गुजरात में समुद्र के किनारे हैं वहाँ तक अपने विश्वसनीय 78 वॉलंटियरों के साथ साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जो लगभग 240 मील दूर थी। रोज़ाना 10 मील चलने की बात थी और 24 दिन में ये यात्रा पूरा करना तय किया गया। आखिरकार 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून बनाया गया और नमक कानून जो ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था उसको तोड़ा गया। लोगों से औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में हज़ारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों को आगे धरने दिए गए, किसानों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया और गाँव में तैनात जो कर्मचारी थे उन्होंने अपने इस्तीफे देना शुरू कर दिया। जंगलों में रहने वाले लोगों ने भी कानूनों का उल्लंघन किया और अपने हिसाब से जंगलों का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। सरकार इन सब से चिंतित होकर के ना कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अनेक स्थानों पर लोगों के और सरकार के या पुलिस के बीच में हिंसक टकराव भी हुए। उदाहरण के लिए 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके प्रतिक्रिया में लोगों के और पुलिस के साथ बड़ी हिंसा हुई, जिसमें बहुत से लोगों को मार दिया गया या घायल हो गए। 1 महीने के बाद लगभग गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके प्रतिक्रिया में लोगों के द्वारा हड़तालें की गई और हिंसा हुई। अत्याचार पुलिस ने काफ़ी बढ़ा दिए थे और लगभग 1 लाख लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये सरकार की इस लोगों के प्रति प्रक्रिया थी। ये इस एक फ़ोटो में आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी हैं समुद्र के किनारे नमक उठाते हुए और नमक कानून तोड़ते हुए। ये कुछ और पिक्चर हैं जो दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस की हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी सामने बैठे हुए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया? जैसे सो आप देख सकते हैं कि एक राउंड टेबल्स बनी हुई है, कॉन्फ्रेंस बनी हुई है, इसलिए उसको गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। जब बड़े स्तर पे सरकार के द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया गया तो गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया गया और 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन के साथ एक समझौता कर लिया गया, जिसमें उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात कही और इसके तहत
31 दिसंबर में वो लंदन गए, लेकिन वहाँ पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वो खाली हाथ वापस आ गए। वापस आए तो सरकार ने नए सिरे से लोगों पे दमन करना शुरू कर दिया गया और कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। उसके द्वारा सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार पर रोक लगा दी गई। इन सभी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन चूँकि लोग इस समय दूसरी बार जब आंदोलन शुरू हुआ, इसमें बड़े सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं हुए, अतः आखिरकार 1934 तक आते आते आंदोलन की गति है वो मंद पड़ने लगी और आखिरकार आंदोलन को बंद कर दिया गया। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन जो हुआ है उसमें अलग अलग समुदायों ने इस आंदोलन को कैसे लिया या इस आंदोलन के बारे में अलग अलग समुदाय के क्या विचार थे। पहले बात करते हैं संपन्न किसान समुदाय के। मंदी की वजह से या फसलों की कीमतों के गिरने की वजह से ये समुदाय काफ़ी परेशान था और इसके लिए लगान चुकाना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि इस समुदाय ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसका उद्देश्य यही था कि इनकी जो मांगें हैं उनको मान लिया जाए। लेकिन जब 1931 में सरकार ने मतलब गांधी जी ने बिना लगान घटाए आंदोलन वापस ले लिया गया तो इस समुदाय को बड़ी निराशा हुई और दोबारा जब आंदोलन शुरू किया गया तो इस समुदाय ने फिर इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। अगर गरीब किसान समुदाय की बात करते हैं तो गरीब किसान समुदाय है वो लगान में कमी तो चाहता ही चाहता था, साथ में ज़मीनों के जो पट्टे थे, जो ज़मींदारों से उनको जिस ज़मींदारों की ज़मीन पे खेती करते थे उसके पट्टा जो लिया जाता था उसके बदले उनको भाड़ा दिया जाता था। और चूँकि किसान गरीब थे, उनके पास फसल भी अच्छी नहीं हो रही थी, तो वो चाहते थे इस भाड़े में कमी कर दी जाए। लेकिन कांग्रेस अमीर किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने छोटे किसानों के जो भाड़ा विरोधी आंदोलन है उसको समर्थन नहीं दिया। और इसी कारण से गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच जो संबंध है वो हमेशा अनिश्चित बने रहे, क्योंकि कांग्रेस बड़े जो किसान हैं और ज़मींदार हैं उनका समर्थन खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुलकर कभी भी इन छोटे किसानों की मांगों को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। तीसरा जो समुदाय है या समूह है वो है व्यावसायिक ग्रुप यानी कि बिजनेस ग्रुप। ये ग्रुप चाहता था कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे उनकी व्यापारिक गतिविधियों में कोई रुकावट ना आए और विदेशी सामान जो भारत में आ रहा है उससे इनके सामानों को या इनकी जो बिजनेस है उसको सुरक्षा मिले। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी जो नियंत्रण है उसका ये लोग विरोध करते थे। इस समुदाय ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, आर्थिक सहायता भी दी और विदेशी सामान को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया गया। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया और अमीर किसानों की तरह जब दोबारा आंदोलन शुरू किया गया तो इस वर्ग ने भी कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। अगला है औद्योगिक श्रमिक वर्ग। केवल नागपुर को छोड़कर के ना कहीं भी बड़ी संख्या में इस वर्ग ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। कारण कि उद्योगपतियों के नज़दीक आने के कारण श्रमिक वर्ग कांग्रेस से दूर चले जाने लगे और कांग्रेस ने भी इनकी मांगों को उठाने में कभी बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। वो हमेशा हिचकिचाती रही, क्योंकि दोनों वर्गों की यानी कि औद्योगिक वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों की हित एक दूसरे के अलग है और कांग्रेस औद्योगिक जो समुदाय है, पूंजीपति है, उसका समर्थन नहीं खोना चाहती थी। इसलिए मजदूर जो वर्ग है इनकी मांगों को ज़्यादा नहीं उठाया गया। अगर हम आगे बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं ने हालांकि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हर गतिविधि में, चाहे वो शराब की दुकानों का आगे धरना देना हो, विदेशी सामान का बहिष्कार करना हो या फिर समूह निकालना हो, उन सभी में भाग लिया। जेल में भी गई। शहरी क्षेत्रों में ऊंची जाति की महिलाओं ने और ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसानों की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। लेकिन समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में कोई खास बदलाव नहीं आया और कांग्रेस भी
उनकी मांगों के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं थी और उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही उन कांग्रेस की दिलचस्पी ज़्यादा रहती थी। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पिक्चर हैं और ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की जिसमें हम बात कर चुके हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हैं। महात्मा गांधी केवल दूसरे में शामिल होते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों जो गोलमेज सम्मेलन उसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या हैं, यानी इस आंदोलन की कमियां क्या है। इस आंदोलन की अगर कमियों की बात करते हैं, दो ग्रुप हैं। एक है अछूत वर्ग, जिन्होंने अपने आप को 1930 के बाद दलित या उत्पीड़ित कहना शुरू कर दिया गया, एक ये आंदोलन है, और दूसरा है मुस्लिम वर्ग। ये दो ऐसे समुदाय हैं समाज के जिन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गंभीर रूप से भाग नहीं लिया। उसका कारण ये था कि कांग्रेस ने एक तो लंबे समय तक अछूतों यानी दलितों की जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि गांधी जी ने कहा कि इनको हरिजन कहा दलितों को, और अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात भी की और कहा कि जब तक ये अस्पृश्यता ख़त्म नहीं होगी, छुआछूत ख़त्म नहीं होगा, तब तक 100 साल भी लग जाएंगे, लेकिन स्वराज नहीं आएगा। हालांकि दलित समुदाय ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में अपने आप को राजनीतिक रूप से संघर्षशील बनाया और अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे, और गांधी जी के द्वारा दलितों के लिए अलग से जो राजनीतिक अधिकारों की बात की गई, तो इसके लिए उन्होंने गांधी जी से भी संघर्ष किया। मतलब गांधी जी का हालांकि समर्थन करते थे, लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए वो सक्रिय रूप से हमेशा शामिल रहते थे। दूसरा बात करते हैं मुस्लिम वर्ग की। मुस्लिम वर्ग असहयोग आंदोलन के बाद अचानक वापस ले जाने के कारण खिलाफत आंदोलन बीच में ही अलग थलग पड़ गया था। इस वजह से मुस्लिम समुदाय अपने आप को कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहा था, और जैसे जैसे कांग्रेस हिंदू समाज जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के करीब जाने लगी, तो मुस्लिम उनसे दूरी बनाने लगे। तो ये दो समुदाय हैं जिन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में विशेष रूप से अपनी सक्रियता नहीं दिखाई। अब बात करते हैं इस आंदोलन का महत्व क्या है। हालांकि आंदोलन है, अपना लक्ष्य है, उसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इसके फिर भी अपना महत्व है। जैसे असहयोग आंदोलन के बाद जो भयंकर निराशा फैली हुई थी, उसको इस आंदोलन के द्वारा दूर किया गया। विश्व समुदाय के ध्यान इस आंदोलन ने अपनी ओर आकर्षित किया और भारतीय मुद्दों पे विश्व समुदाय का ध्यान आया। इसके अलावा सभी समुदाय पूर्ण स्वराज के प्रति प्रेरित करने के लिए सभी समुदायों को एक प्रकार से जोश या उमंग इस आंदोलन के द्वारा पैदा की गई। नमक जिसको लेकर के दांडी मार्च किया गया था, उसको सीमित कर दिया गया। हालांकि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अछूत समुदाय और जो अपने आप को दलित कहते थे और मुस्लिम समुदाय, ये दोनों समुदाय इसमें सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभा पाए, जिसकी वजह से आंदोलन ये कमज़ोर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और दोस्तों में इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।